नमस्कार दोस्तों। एसएससी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण स्रोत को एक ही वीडियो में देखेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान के स्रोत। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बहस होती रहती है। हाँ, बिल्कुल। कई आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला या पैचवर्क तक कह देते हैं। जी। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है या मतलब कहानी कुछ और ही है? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और इसे समझने के लिए हमें ना संविधान सभा की सोच को समझना होगा। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि कुछ एकदम नया, कुछ अनोखा बना दें जो पहले कभी देखा ना गया हो। अच्छा। नहीं, उनका लक्ष्य था भारत के लिए एक, कह सकते हैं, एक व्यवहारिक और स्थायी संविधान बनाना जो देश को एक साथ रख सके। मतलब वो पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। 60 देश? जी। और ये कोई नकल करने की प्रक्रिया नहीं थी। ये दुनिया भर के जो राजनीतिक प्रयोग थे उनसे सीखने की एक कोशिश थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि किसी भी संविधान के जो मूल विचार होते हैं वो किसी का कॉपीराइट नहीं होते। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन्हें अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से अपनाते कैसे हैं। तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा चयन और अनुकूलन था। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? हमारे संविधान की सबसे मजबूत नींव कहाँ रखी गई? इसकी सबसे बड़ी और मजबूत नींव भारत में ही मौजूद थी। भारत में? हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारे संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद 250 अनुच्छेद या तो शब्दशः इसी अधिनियम से लिए गए हैं या फिर उनमें मामूली सा बदलाव किया गया है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि परीक्षा के नजरिए से ये अधिनियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये एसएससी और दूसरी परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था भारत पर शासन करने के लिए। जी। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी प्रशासनिक पिंजरे को लिया और उसे आजादी के महल में बदल दिया। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये नकल नहीं, एक तरह की वैचारिक विजय थी। तो इस अधिनियम से मुख्य रूप से क्या क्या लिया गया? सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शासन का ढांचा। जैसे कि संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका की जो संरचना है, लोक सेवा आयोग यानी पीएससी, राज्यपाल का कार्यालय और बहुत सारे प्रशासनिक विवरण। सब सीधे सीधे वहीं से आए हैं। ठीक है। तो 1935 के अधिनियम ने हमें प्रशासनिक ढांचा तो दे दिया, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार चलाने का सॉफ्टवेयर वो कहां से आया? उसके लिए स्वाभाविक रूप से हमने उसी देश की ओर देखा जिसने हम पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ब्रिटेन। जी, ब्रिटेन का प्रभाव बहुत गहरा है। सबसे बड़ी चीज जो हमने वहां से ली वो है संसदीय शासन प्रणाली, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। हाँ, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका मतलब संसद से प्राप्त करती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। और विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ भी वहीं से आया। सही कहा। जिसका मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ साथ कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा, हाँ, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं ब्रिटेन से ही प्रेरित हैं। ब्रिटेन से इतने सारे प्रावधान लिए गए, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, इन्हें एक साथ याद रखने तो मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। कोई तरीका है जिससे हमारे श्रोता इसे आसानी से याद रख सकें? बिल्कुल, इसके लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है। अच्छा, बताइए। इसे हम कहते हैं द ब्रिटानिया बिस्किट ट्रिक। ब्रिटानिया बिस्किट? हाँ, सोचिए, ब्रिटानिया मतलब ब्रिटिश है ना? ठीक है। अब ब्रिटानिया बिस्किट लोग अक्सर अकेले खाना पसंद करते हैं, सिंगल। तो सिंगल से क्या याद आएगा? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एग्जैक्टली। और सोचिए, बिस्किट खाने के लिए अगर भीड़ लग जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। हाँ, कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। तो रूल से याद रखिए रूल ऑफ लॉ। अरे वाह। और आखिर में एक बहुत मशहूर बिस्किट आता है, पार्ले जी। तो पार्ले जी से क्या याद रखेंगे? पार्लियामेंट यानी संसदीय प्रणाली। बस
इस एक कहानी से आपको ब्रिटेन के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान याद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये ट्रिक तो वाकई काम की है। तो एक तरफ हमने सरकार का ढांचा ब्रिटेन से लिया, पर नागरिकों को ताकत कहां से दी? उसके लिए संविधान सभा ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की तरफ देखा होगा। एकदम सही पकड़ा। अमेरिका के संविधान से हमने शक्ति और अधिकारों की अवधारणाएं ली हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो संविधान के भाग 3 में है। जी, ये वो अधिकार है जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की भी जरूरत होगी। बिल्कुल, इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया। ये जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की वो शक्ति है जिससे वो संसद द्वारा बनाए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो? सही, मतलब नागरिकों को अधिकार दिए और फिर उन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को शक्ति दी। अच्छा। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और एक लिखित संविधान की अवधारणा भी अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित है। और प्रस्तावना का विचार भी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना का विचार, द आइडिया ऑफ द प्रिएम्बल, यानी संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग जैसे एक घोषणा पत्र से होनी चाहिए, ये विचार भी अमेरिका से आया है। अमेरिका से भी काफी महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। इन्हें याद रखने के लिए भी कोई हैक है? इसके लिए है द पावर हैक। पावर हैक? हम सब जानते हैं कि अमेरिका एक शक्तिशाली यानी पावरफुल देश है, तो बस पावर शब्द को पकड़ लीजिए। ठीक है। पावर से आते हैं राइट्स यानी मूल अधिकार। पावरफुल होने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। सही। और सबसे बड़ी पावर का प्रदर्शन क्या है? देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी राष्ट्रपति को भी पद से हटाने की शक्ति। इम्पीचमेंट। बिल्कुल। कमाल है। पार शब्द से अमेरिका के सारे प्रावधान जुड़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने केंद्र सरकार की बात की, नागरिकों के अधिकारों की बात की, लेकिन राज्यों के लिए क्या? राज्यों को एक कल्याणकारी संस्था बनाने के लिए प्रेरणा कहां से मिली? इसके लिए हमारे संविधान निर्माता पहुंचे आयरलैंड। आयरलैंड? जी, आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये सरकार के लिए एक तरह के नैतिक दिशा निर्देश हैं कि उन्हें देश का शासन कैसे चलाना चाहिए ताकि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। तो ये मूल अधिकारों से कैसे अलग है? मूल अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, मतलब उनके उल्लंघन पर आप कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। जबकि डीपीएसपी नैतिक निर्देश हैं जिन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। समझ गया। आयरलैंड से और क्या लिया गया? 2 और महत्वपूर्ण चीजें। पहली, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। मतलब जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हाँ, वो अप्रत्यक्ष तरीका आयरलैंड से प्रेरित है। और दूसरी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। बिल्कुल। तो डीएसपी, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा में मनोनयन, इसे याद रखने का कोई संक्षिप्त तरीका? हाँ, इसके लिए एक बहुत सरल एक्रोनिम है END। END? END। E से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, N से नॉमिनेशन इन राज्यसभा और D से DSP। END बहुत आसान है। अब बात करते हैं भारत के संघीय ढांचे की। हमने ये तो कहा कि ये 1935 के अधिनियम से प्रेरित है, लेकिन भारत का संघवाद अमेरिका जैसा नहीं है। हाँ, अमेरिका में राज्य बहुत शक्तिशाली हैं। सही कहा। भारत में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। ये मॉडल कहां से आया? ये दिलचस्प बात है। भारत ने एक शक्तिशाली केंद्र वाला संघीय ढांचा अपनाया और ये मॉडल हमने कनाडा से लिया है। कनाडा से? जी, हमारे यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स। अच्छा। जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में कहीं नहीं है, उन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी कनाडाई मॉडल की ही देन है। इसे याद रखने की ट्रिक तो मुझे लगता है सबसे आसान होगी। क्या? C फॉर कनाडा, C फॉर सेंटर। हाँ, जहां भी एक मजबूत केंद्र की बात हो तो उसका स्रोत कनाडा ही होगा। बिल्कुल सीधा और सटीक। ठीक है, अब एक ऐसे प्रावधान की बात करते हैं जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। समवर्ती सूची, ये विचार कहां से आया?
ये विचार हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट वो सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये केंद्र राज्य सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, और सहयोग का एक और उदाहरण है संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। हाँ, जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी। हाँ, वो सिद्धांत भी वहीं से प्रेरित है। और प्रस्तावना के बारे में भी ऑस्ट्रेलिया का कुछ योगदान है। यहाँ पर छात्र अक्सर गलती करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान से सुनने की जरूरत है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल। हाँ, लेकिन प्रस्तावना की भाषा और उसकी भावना ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अच्छा, मतलब हम भारत के लोग जैसा एक घोषणा पत्र होना चाहिए, ये सोच अमेरिका से आई। सही, लेकिन उस घोषणा पत्र के शब्द, उसका प्रवाह और उसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उनकी प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से मिली। इन सभी को याद रखने के लिए क्या कोई ट्रिक है? इसके लिए है ट्रे एंड ट्री ट्रिक। ट्रे एंड ट्री। ट्रे से याद रखिए ट्रेड यानी व्यापार, और सोचिए जब संयुक्त बैठक होती है तो सब साथ बैठकर चाय पीते हैं, जिसके लिए ट्रे की जरूरत पड़ती है। सही है। तो ट्रे से ट्रेड और जॉइंट सिटिंग दोनों याद हो गए। और ट्री? ट्रे सुनने में 3 जैसा लगता है ना? हाँ। और समवर्ती सूची हमारी तीसरी सूची है, संघ सूची और राज्य सूची के बाद। तो ट्री से थर्ड लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल, और इस ट्रिक में एक एल भी जोड़ सकते हैं, एल फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। बहुत रचनात्मक। अब कुछ यूरोपीय देशों की बात करते हैं, जैसे जर्मनी। जर्मनी का नाम आते ही क्या याद आता है? हिटलर और आपातकाल। और यही हमारी ट्रिक भी है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने यही लिया है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, हिटलर ने अधिकार छीन लिए। बिल्कुल। और फ्रांस की क्रांति के नारे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इन तीनों आदर्शों को हमने अपनी प्रस्तावना में फ्रांस से ही लिया है। और गणतंत्र की अवधारणा भी। हाँ, भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक होगा, मतलब देश का प्रमुख वंशानुगत राजा नहीं बल्कि चुनावा व्यक्ति होगा। यह अवधारणा भी फ्रांस से ही आई है। इसे याद रखने के लिए फ्रा से फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व याद रख सकते हैं। अब आते हैं रूस, मतलब तत्कालीन यूएसएसआर, और दक्षिण अफ्रीका पर। रूस से हमने क्या लिया? रूस से हमने मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और नागरिक कर्तव्यों की प्रेरणा ली। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गए मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से ही प्रेरित है। साथ ही प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी वहीं से लिया गया है। इसे याद रखने का तरीका दोस्ती से जुड़ा हो सकता है। हाँ, रूस को भारत का एक सच्चा दोस्त माना जाता है। तो ट्रिक है, सच्चा दोस्त यानी रूस अपनी ड्यूटी निभाता है। ड्यूटी से फंडामेंटल ड्यूटीज याद रहेगा। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी का नाम इस देश से बहुत गहराई से जुड़ा है। और हमारी ट्रिक भी उन्हीं से जुड़ी है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, एक तरह का संशोधन किया। अच्छा। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बस एक देश बचा है, जापान। वहां से क्या लिया गया है? जापान से हमने एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा ली है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सरकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से तभी छीन सकती है जब वो कानून में लिखी एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करे। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। जी, जिसका मतलब है कि प्रक्रिया के साथ साथ कानून भी निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। जबकि भारत ने जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया। हाँ, जिसका शुरुआती मतलब था कि अगर प्रक्रिया सही है तो कानून मान्य है। लेकिन मेनका गांधी मामले के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक कर दिया है। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है। पान बनाने की एक अपनी विधि या प्रक्रिया होती है। पान से जापान
और विधि प्रक्रिया से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बिल्कुल। बेहतरीन। तो अब हमने सभी प्रमुख स्रोतों को ट्रिक्स के साथ समझ लिया है। एक बार जल्दी से इन ट्रिक्स को दोहरा लेते हैं, एक चीट शीट की तरह। हो जाए। मैं देश का नाम बोलता हूं और आप उसका कीवर्ड। यूके, ब्रिटानिया बिस्किट। यूएसए, पावर या राइट्स। कनाडा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। आयरलैंड, END। ऑस्ट्रेलिया, ट्रे या ट्रेड। जर्मनी, हिटलर। यूएसएसआर। फ्रेंड या ड्यूटी। गांधी या रिफॉर्म। शानदार। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हो जाएं, ये देखने के लिए कि हमारे श्रोताओं ने कितना सीखा। जरूर। पहला सवाल अक्सर परीक्षा में आता है, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? ये हमने सबसे पहले चर्चा की थी। इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है? ये हमारी ब्रिटानिया बिस्किट ट्रिक का हिस्सा है। सही जवाब है ब्रिटेन। बहुत अच्छे। लेकिन परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो बहुत उलझाने वाले होते हैं, जहां छात्र अक्सर गलती करते हैं। हाँ, और यहीं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे राज्यसभा को लेकर एक आम कंफ्यूजन है। क्या है वो कंफ्यूजन? यहाँ ध्यान से सुनने की जरूरत है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का करते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन मतलब इलेक्शन, जो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा, तो कीवर्ड है मनोनयन के लिए आयरलैंड और निर्वाचन के लिए दक्षिण अफ्रीका। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। एक और कंफ्यूजन सूची और प्रक्रिया शब्दों को लेकर होता है। आप समवर्ती सूची और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रही हैं। जी, तो याद रखें, समवर्ती सूची यानी लिस्ट का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से है। हाँ। हमारी ट्रे एंड ट्री वाली ट्रिक। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर का प्रावधान जापान से है। हमारी पान वाली ट्रिक। सूची और प्रक्रिया का अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण था। मुझे लगता है इससे कई श्रोताओं का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। उम्मीद तो यही है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि भारतीय संविधान कोई उधार का थैला नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसे दुनिया के सबसे अच्छे विचारों के बगीचे से चुनकर भारतीय मिट्टी में लगाया गया है। बहुत खूब कहा। तो आज की चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। एक तरह का होमवर्क। जी। सवाल है, भारत का संसदीय लोकतंत्र वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ये मॉडल किस देश की प्रणाली है? इसका जवाब सोचिएगा। और जाते जाते डॉक्टर कलाम का एक प्रेरणादायक उदाहरण याद आता है। बताइए। एक छात्र नहीं, एक शिष्य बने। सुनने और सीखने का धैर्य रखें। ज्ञान धैर्य और समर्पण से ही मिलता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय संविधान के स्रोत अब आपको पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्पष्ट तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, और बताइए कि आपको कौन सा स्रोत सबसे ज्यादा आसान लगा। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में जरा सी भी मदद कर पाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन साथियों के साथ